unfortunately in 2020 I lost my father. Okay. So because of that reason I came back to Bhopal because मेरी मदर भी यहाँ थी, तो मैंने सोचा कि अब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो हमेशा पैशन है उसी को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज हम लोगों का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है एंड दे कैन लिटरली सी द डिफरेंस. जब तक कस्टमर अगर डिफरेंस फील नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट में तो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा. बट मेरा जो प्रोडक्ट है, कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को भी वो सजेस्ट करता है. थोड़ा स्ट्रगल होगा. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट हसलिंग. हसल रोज है, चैलेंजेस आते हैं जाते हैं. हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कुमार फ्रॉम टीम एंटरप्रेन्योर्स वुड और हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर श्रेयस पांडे. He is the founder of Richi's Lifestyle. Richi's Lifestyle is emerging as one of the most promising sustainable lifestyle brands. Currently, they are available on marketplaces like Amazon, Flipkart, Myntra. You can also order their products from their own website. You can also visit their offline store. Their key products is their bath towels made out of bamboos. So now let's dive into the conversation with Mr. Shreyas and know more about entrepreneurship, sustainability and their brand Richi's Lifestyle. तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप मतलब की एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से स्टार्ट की और ये सारी चीज़ें. Definitely, first of all, thank you for inviting me for the podcast. So मेरा नाम है श्रेयस पांडे और मैं हूँ फाउंडर रिचीज लाइफस्टाइल का. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी. इसके पहले भी मेरा एक स्टार्टअप था. सो आई एम अ सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर. तो उसमें भी हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रहे थे, बट टेम्पल से फ्लावर्स इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करके एसेंस स्टिक्स और ये सब प्रोडक्ट्स बना रहे थे. अच्छा. बट अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई थी और चाइना से पूरा डिपेंडेंट मार्केट था, तो आई हैड टू शट इट डाउन. ओके. देन लाइफ में काफ़ी अप डाउन्स हुए कुछ पर्सनल रीजंस के कारण भी. फिर देन आई थॉट कि अब मुंबई जाके लेट्स डू जॉब एंड टेक सम एक्सपीरियंस फॉर अ वाइल. तो 2 साल मैंने कोटक महिंद्रा में मुंबई में काम किया एज अ चीफ मैनेजर. ओके. बट अनफॉर्चुनेटली इन 2020 आई लॉस्ट माई फादर. ओके. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई केम बैक टू भोपाल बिकॉज मेरी मदर भी यहाँ थी. तो मैंने सोचा कि अब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो हमेशा पैशन है उसी को कंटिन्यू करते हैं. शायद जॉब अब अपने से नहीं हो पाएगा. आपका पहला स्टार्टअप था वो कौन से ईयर में था? इट वाज एक्चुअली मैं अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा. 2011 से 14 मैंने ग्रेजुएशन सिम्बायोसिस पुणे से किया था. ओके. बिजनेस मैनेजमेंट में. एंड आफ्टर दैट 1 साल के लिए आई वाज इन कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके फॉर माई MBA प्रोग्राम. 2015 में मैं इंडिया वापस आया था. 2016 से लेकर 18 तक मैंने अपना ये पहला अपना स्टार्टअप जो था मेरा वो हमने किया था. और उसमें भी मेरे को हमेशा से एक मतलब वो लगता था कि खुद का ब्रांड बनाना है बट सस्टेनेबल नेचुरल चीज़ों को लेके. मतलब सिर्फ एक बेसिक प्रोडक्ट सेल करके मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत कॉम्पिटिटिव है. आपको कुछ ना कुछ USP होना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट में. तो फिर 2021 में मैं वापस भोपाल आया. फिर 1 साल का रिसर्च करके ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने देखा, फिर कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सॉर्ट आउट करी. एंड उसके बाद में हम लोगों ने मार्च 2022 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी और अक्टूबर में वी लॉन्च द प्रोडक्ट. थोड़ा सा रिचीज लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर. हाँ, सो डेफिनेटली रिचीज लाइफस्टाइल एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ब्रांड है जो सस्टेनेबल और नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करता है. इस टाइम पे हम लोगों के जो प्रोडक्ट रेंज है वो है बाथ टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, हेयर रैप्स, बेबी टॉवल्स. पर ये जितने भी प्रोडक्ट है दिस इज कम्प्लीटली मेड ऑफ बैम्बू फैब्रिक. तो हम लोगों ने ये किया है कि कॉटन डोमिनेटेड इंडस्ट्री ज्यादा है, कॉटन टॉवल ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं. और एक चीज मैं और इसमें बताना चाहूंगा कि 90% लोगों को उनके ब्रांड का पता ही नहीं है टॉवल का ब्रांड क्या है, ना उसके फैब्रिक के बारे में पता है, क्योंकि निग्लेक्टेड प्रोडक्ट है. और हमने इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, जैसे कि काफी सारे लोगों को स्किन रैशेस के इश्यूज होते हैं. ठीक है. साथ ही साथ में ये जब गीला रह जाता है टाल तो ओडोर इश्यूज होते हैं, सॉफ्टनेस के इश्यूज होते हैं, लॉन्जिटिविटी भी कम होती है. तो हम लोगों ने ये अपना रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि बैम्बू फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक होता है जो 5 टाइम्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है. साथ ही साथ में बाय डिफॉल्ट इट हैज एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. क्योंकि आप देखते हैं अगर कॉटन ग्रो करता है किसान तो उसको उस पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं. बट बैम्बू एक सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट है, तो ना उसको कोई केयर करने की जरूरत पड़ती है, ना उसमें कभी कोई कीड़े भी लगते हैं. मेरा क्वेश्चन मतलब यही था कि आपने बैम्बू क्यों चूज किया? तो इसलिए चूज किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक सस्टेनेबल प्लांट है और इसमें ये सब क्वालिटीज साथ में आती है. तो हमने फिर 6-8 महीने के में टाइम पे काफी मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ के अपना प्रोटोटाइप रेडी किया. फेलियर्स भी मिले, बट फाइनली देन हम लोगों का कॉम्बिनेशन सेट हो गया, तो देन वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट. और मतलब आपका सस्टेनेबिलिटी की तरफ इतना इंटरेस्ट कि आपका पहला वेंचर जो था वो भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट
के में था, एक जो आपका सेकंड वेंचर है, तो ये मतलब इंटरेस्ट आपका कहाँ से है सस्टेनेबिलिटी की तरफ? मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी का इंटरेस्ट तो सबको ही होना चाहिए। हाँ। और कोविड एक ऐसा फेज था जिसने हमें बहुत कुछ चीजें सिखाई। राइट। ठीक है, काफी एक लेजर और नेसेसिटी के बीच का डिफरेंस आई थिंक कोविड के टाइम पे हमें पता चला है। और उस टाइम पे लोग हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया था, घर का लोग खाना खाते थे, तो वापस हम लोग एक ओल्ड एरा में जा रहे थे। और सस्टेनेबिलिटी इसलिए भी जरूरी है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं वेदर चेंजेस हो रहे हैं, जब तक लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कार्बन एमिटेंस को कम नहीं करेंगे, आई थिंक फ्यूचर में काफी हमें इस चीजों को हो सकता है। और मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ अब काफी सारे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ रहा है उस चीज में, कंज्यूमर जो है वो भी चाह रहा है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हो जिसका एनवायरनमेंट पे ज्यादा असर ना हो। बिल्कुल, राइट। तो अभी आपके प्रोडक्ट लाइनअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बाथ टॉवल्स को लॉन्च किया था। बाथ टॉवल्स हम लोग के पास में 2 वेराइटीज है, उसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। हैंड टॉवल्स है जिसको हम नैपकिन बोलते हैं। बेबी टॉवल्स है 3-3.5 साल तक के बच्चे के लिए, उनकी स्किन सेंसिटिव होता है, तो हम लोगों ने भी उसमें बैम्बू में निकाला है बेबी टॉवल्स। वो लेडीज के लिए हेयर रैप्स है। और रिसेंटली हम लोगों ने भी 10 नंबर पे अपना फर्स्ट सस्टेनेबल आउटलेट भी ओपन किया हुआ है, जहाँ पे कस्टमर जाके प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दे कैन दे बाय द प्रोडक्ट। ये मतलब एक मेजर इशू होता है कस्टमर के साथ कि ऑनलाइन अगर वो किसी ब्रांड को देख रहे हैं, अगर उनको फिजिकल सैंपल मिल जाए किसी स्टोर पे, तो ट्रस्ट भी ज्यादा होता है। राइट। फिर मतलब उनके लिए कन्वीनियंस हो जाता है काफी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये भोपाल की जनता के डिमांड पे ही हमने अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया, क्योंकि काफी लोग हमसे पूछते थे। हम लोग ऑनलाइन ही हम लोगों ने अपनी जर्नी करी थी अक्टूबर में, जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, एंड देन D2C वेबसाइट हम लोगों ने अपनी लॉन्च करी। तो हम लोगों के पास में काफी अच्छा ट्रैक्शन और ट्रैफिक हमें मिल रहा है, एंड वी हैव वेरी गुड रिव्यूज आल्सो ऑन आवर प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट पे भी आप मेरी अगर हम लोग के प्रोडक्ट की आप रेटिंग देखोगे तो 5 में से 4.5 के ऊपर रेटिंग है। रिपीट कस्टमर रेट हम लोग का ज्यादा है, बिकॉज हम लोग का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, एंड दे कैन लिटरली सी द डिफरेंस। जब तक कस्टमर अगर डिफरेंस फील नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट में, तो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा? बट मेरा जो प्रोडक्ट है, कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को भी वो सजेस्ट करता है। तो रिपीट कस्टमर्स हम लोग को काफी अच्छे उस चीज से मिल रहे हैं। तो आई थिंक योर प्रोडक्ट शुड बी द हीरो प्रोडक्ट, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपके अकॉर्डिंग अगर कोई नया स्टार्टअप या अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर है जिसका पहला वेंचर है, हाँ, तो आपने जैसे सस्टेनेबिलिटी पे काम किया है, आपने पहले प्रोडक्ट की सेल्स की है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया है, तो अगर कोई नया स्टार्टअप आ रहा है जो इस सेगमेंट में काम कर रहा है, तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और मुझे क्या टफ पार्ट है इस सेगमेंट में? मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई भी चीज टफ है, हर चीज ईजी है। बस आप अपने हिसाब से स्टार्टअप को मत चलाइए, कस्टमर के हिसाब से अपने स्टार्टअप को चलाइए, आप सक्सेसफुल रहेंगे। मार्केटिंग के 3 फंडे हम लोगों ने सीखे हैं, पढ़े हैं, PPP, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट। ये चीज को आइडेंटिफाई करिए, और मेन आपको कस्टमर ही आपकी जर्नी को स्मूथ बनाएगा। अगर आप अपने माइंडसेट से चलोगे तो कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू लिसन टू द मार्केट, दैट इज व्हाट आई बिलीव। मतलब अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना है, मार्केट की सुनो, मार्केट और कस्टमर को अगर आपने समझ लिया कि आप कस्टमर की मतलब एक प्रोडक्ट मत बनाओ, कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। एग्जैक्टली, आपका एम ये होना ही नहीं चाहिए, जिद होनी नहीं चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट बना दिया मुझे इसको ही बेचना है। बड़े से बड़े स्टार्टअप्स ने पिवट किया है और दे आर मोर सक्सेसफुल नाउ। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली मार्केट और अपने कस्टमर की सुनी, राइट। तो वो जर्नी हमारी अपने आप बाय डिफॉल्ट काफी स्मूथ हो जाती है। यस। और जैसे आपने पहले वेंचर के बाद आपने डिसाइड किया कि कुछ टाइम कॉर्पोरेट में काम करना है, तो उसके बाद आपने फॉरेन भी गए और वहां से भी आपने स्टडी की। बिल्कुल। तो वो कॉर्पोरेट में काम करने का और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर, उसका आपको कितना मतलब फायदा और मिल रहा है आपकी सेकंड? मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, हर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको काम आता है। तो आज जैसे मैं यूके में रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कस्टमर्स की क्या नीड है। एग्जैक्टली। मैं मार्केट में मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स आल्सो। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक टिप सब स्टार्टअप्स को जरूर देना चाहूंगा, प्लीज आप नेटवर्किंग पे फोकस करिए। नेटवर्किंग ही गेम चेंजर होता है स्टार्टअप्स के लिए। जितनी ज्यादा आप नेटवर्किंग करेंगे उतने आपको एवेन्यूज ओपन होंगे, उतने लोग आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। अदरवाइज आप खुद के दिमाग से चलोगे और कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो यू विल बी स्टैग्नेंट।
दैट्स व्हाट आई बिलीव। और ये मतलब ये एक मतलब एक ऐसा चीज हो सकता है कि अर्ली स्टेज में लोग क्या है वो प्रोडक्ट पे मतलब प्रोडक्ट बिल्डिंग पे ही टाइम लगाते हैं, वो नहीं समझते हैं कि इसके बाद नेटवर्किंग का कितना बड़ा रोल है, सेल्स का कितना बड़ा रोल है, अपने 3 पीस बोली उसमें प्लेसमेंट का कितना बड़ा रोल है। एग्जैक्टली, तो ये चीजें लोग मिस आउट कर देते हैं। बिल्कुल मिस आउट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटोटाइप बनाइए, लोगों को दिखाइए। जब तक आप लोगों से रिव्यूज नहीं लेंगे, उनको यूज करने नहीं देंगे प्रोडक्ट को, तब तक आपको एक एग्जैक्ट और जेन्युइन रिव्यू नहीं मिलेगा। सब लोग आपको अच्छा तो बोल देंगे शायद आपको कुछ रखने के लिए, बट अल्टीमेट कस्टमर आप उसको रिग्रेट कर देगा। अभी आप लोग के प्रोडक्ट में जो ट्रैक्शन आ रहा है वो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन अप्रोक्सीमेट नंबर्स ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल्स के बारे में बताना चाहूँगा। सो इनिशियली हम लोग सोचते थे कि हम लोग एक D2C ब्रांड बनाएंगे, डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड, और सिर्फ वेबसाइट पे सेल करेंगे। बट धीरे धीरे हम लोगों को ग्रोथ ऑप्शंस दिखते गए और हमें ये पता चला कि टॉवेल तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, हर इंसान एटलीस्ट 24 आवर्स में यूज कर रहा है पूरी दुनिया में। तो अब हाल फिलहाल में हम लोग B2C है, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन मार्केट प्लेसेस पे हम लोग लाइव है। D2C मतलब हमारी वेबसाइट पे लाइव है। अब हम लोग होरेका इंडस्ट्री के अंदर में भी एक स्कोप देखते हैं जो B2B सेगमेंट होता है, तो जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, चेन, स्पास, जिम ये सब आ जाता है। और रिसेंटली वी हैव आल्सो आइडेंटिफाइड दैट हम लोग B2G में भी जाते हैं, दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे MP टूरिज्म हो गया और ये सब टाइप के डिपार्टमेंट। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हम लोग हर एवेन्यूज को ओपन करते जा रहे हैं। एंड ट्रैक्शन की जैसे आप बात कर रहे हैं, वी हैव वेरी गुड ट्रैक्शन ऑन अ वेबसाइट एंड मार्केट प्लेसेस, काफी अच्छी रेटिंग होने के कारण मोर देन 1 लाख प्लस ट्रैफिक हम लोगों के पास में नेचुरली अभी वेबसाइट पे आ चुका है विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। तो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड हायरिंग अ लॉट ऑफ गुड एजेंसीज जो इस इंडस्ट्री डोमेन में स्पेसिफिकली जिनका स्पेशलाइजेशन हो, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए, है ना। साथ ही साथ में आपका, क्योंकि हम लोग एक अवेयरनेस बिल्ड करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, तो वो अवेयरनेस हम लोग काफी सारे अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे पोस्ट, रील्स के थ्रू भी करते हैं। तो विद दैट कस्टमर इज एंगेजिंग विद आवर कंटेंट आल्सो एंड दे आर बाइंग द प्रोडक्ट। और जैसे अगर हम लोग अभी ये बात टॉवेल्स और ये वाला मार्केट अगर थोड़ा एनालाइज करें, तो एक नॉर्मल कस्टमर के पर्सपेक्टिव से एट प्रेजेंट ये मार्केट थोड़ा कमोडिटाइज्ड था। तो कमोडिटाइज मार्केट में ब्रांड बिल्डिंग करना ये मतलब थोड़ा टफ हो सकता है, और जैसे ये काम पहले भी हो चुका है, लोगों ने किया है। तो इसके लिए क्या पाथ हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर है, वो किसी कमोडिटाइज मार्केट में ब्रांड बिल्डिंग करना चाह रहा है, तो वो कैसे कर सकता है? ये तो अपना अपना परसेप्शन होता है। किसी को ये चैलेंज लग सकता है, प्रॉब्लम लग सकता है, बट मैंने तो उसके अंदर में अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। क्योंकि अगर आपको कोई ब्रांड टॉवेल का पता ही नहीं है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ना कि मैं ब्रांड करना, लीडर ब्रांड बनाऊं मैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये चीज मैंने आइडेंटिफाई करी है। देखिए, कोई कमोडिटी, कोई ऐसी जगह नहीं है टेक्नोलॉजी के अलावा यहाँ पेटेंट करा लो, हर प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है। मार्केटिंग ही होती है बेचना। प्रोडक्ट आपने बना लिया, बट बेचना आपको आना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये मतलब मैं और भी स्टार्टअप्स को सजेस्ट करूंगा, कभी डरिए मत। अगर आपका प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी पे है, बेटर प्राइसिंग पे है, तो डेफिनेटली आपको आज धीरे धीरे जाके उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। कई स्टार्टअप्स का मतलब इनिशियल डेज में फियर होता है, क्या हम मतलब ब्रांड रिकॉल बना पाएंगे? तो इस कारण से मैंने आपसे पूछा। तो ये एक अच्छा चीज आपने देखी कि लोग इसको एक फियर के रूप में देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चलना चाहिए आगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कर्म करो, आप सिर्फ पेपर पे प्लानिंग करके कुछ नहीं होगा। मार्केट आपको सब चीजें सिखा देगा, और वही आपका सबसे बड़ा टीचर भी है। तो आप शुरू करिए, प्रोडक्ट को लॉन्च करिए और धीरे धीरे जर्नी को कंटिन्यू करिए। ये बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये कोई लैप नहीं है, इट्स अ मैराथन जो आपको धीरे धीरे दौड़ते जानी है। सो इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, बट अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। और जैसे कि अगर आप यूएस में रह के आए हैं, यूके में जी, तो अब अगर जैसे अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स होता है, सब लोग ग्लोबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो अगर कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर है और उसको यूके का मार्केट टैप करना है, या अब्रॉड कंट्रीज में दूसरी कंट्रीज का मार्केट टैप करना है, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में वो क्या रास्ता हो सकता है? मतलब कैसे एक फॉरेन मार्केट में वो एंट्री कैसे ली जा सकती है? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जरूरी नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स ही डायरेक्ट होना जरूरी है हर जगह पे, बट हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट से मैं उसको इनकैश कर लूं, राइट, है ना। मेरे और पहचान में ऐसे मेरे दोस्त थे जिनके कॉन्टैक्ट्स में उनके थ्रू अप्रोच करूं। तो आप आइडेंटिफाई करिए। नेटवर्किंग के बिना नहीं काम होता, बिकॉज हर इंसान के सब जगह कॉन्टैक्ट्स नहीं हो सकते। अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करेगा ही करेगा। सो अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आपका प्रोडक्ट में दम है, तो आपको एवरीवन विल ट्राई टू पुश यू।
तो ये चीज हमने भी एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों ने इसे दूसरी कंट्रीज में भी अप्रोच करना स्टार्ट किया है, तो काफी जगह पे जो फ्रेंड्स मेरे साथ में पढ़ रहे थे तो उनकी मुझे हेल्प मिली है। तो दुबई में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ में वहाँ पे थे, तो नाउ दे आर आल्सो हेल्पिंग मी। नेटवर्किंग के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स दुबई भी जा रहे हैं? वी हैव सेंट द सैंपल्स इन दुबई, स्पेन एंड अदर कंट्रीज। तो अभी एक्सपोर्ट आप मान के चलिए इसी मंथ से हम लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हमारे पास लीड्स आती जा रही है और सैंपल्स हम लोगों ने भेजना स्टार्ट कर दिया। तो अभी रिचीज लाइफस्टाइल एक भोपाल से जन्मा ब्रांड, वो मतलब भोपाल को सर्व कर रहा है, वो कंट्री के सारे स्टेट्स को सर्व कर रहा है, एंड अब वो दुबई और स्पेन और अदर कंट्रीज में भी एंट्री ले चुका है। होपफुली हम लोग करेंगे, और भोपाल से हम लोग है, ये हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड है। और मैं तो यही बॉर्न एंड बॉटम रहा है, भोपाल में हमेशा रहा हूँ मैं। तो मुझे अब ऐसा लगता नहीं है कि कोई एंट्री बैरियर बचा है। स्टार्टअप छोटी से छोटी जगह पे भी रह के हर कंट्री हर जगह अपना एग्जिस्टेंस रख सकता है। अब वो बैरियर्स खत्म हो चुके हैं। यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड टीम एंड अ गुड विजन, तो आप डेफिनेटली सक्सेस आपके अकॉर्डिंग किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो उसके मतलब कौन से स्टेज पे स्टार्ट होता है? वो क्या है, वो स्कूल डेज से स्टार्ट होता है माइंडसेट बिल्डिंग, कॉलेज डेज से उसको एक्सपोजर मिलता है तब होता है, या कुछ वर्क लाइफ मतलब वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद वो एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट होती है? आपके अकॉर्डिंग राइट टाइम क्या है और जनरली कब से स्टार्ट होता है? मेरे हिसाब से तो जब आप जागो तब सवेरा वाला काम है। जब आपको लगे कि शुरू करना चाहिए, अंदर से आपको लगता है। बट मैं ये बोलूंगा ब्लाइंड मत चाहिए। पहले लोगों से बात करिए, अपने प्रोडक्ट आइडिया को डिस्कस करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें स्कोप है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट एज सच कोई टाइम नहीं है। आदमी चाहे तो 18 साल की उम्र में भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, चाहे तो 50 साल में भी जॉब स्किप करके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो मुझे लगता है ये वो वाली बात आती है कि जब अंदर से आपको एक होता है कि बस अब हो गया है, अब मुझे अपनी एक चीज आइडिया मिल चुका है जिस पे मुझे भरोसा है, लोग उस पे मतलब काफी ज्यादा एक अच्छा स्कोप है, तो आप बिल्कुल उसको डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करिए। कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। आप डोंट होल्ड बैक योरसेल्फ। मतलब कुछ लग रहा है कि किसी आइडिया में पोटेंशियल है और आपने कुछ लोगों से डिस्कस किया, कुछ आपके अगर मेंटर्स हैं उनसे डिस्कस किया, बिल्कुल, और अगर आपके आइडिया सबको वैलिड लग रहा है तो यू शुड वर्क ऑन इट। डेफिनेटली। क्या चीज रुकी, क्यों इस चीज से आप रुके हुए हो? अगर आपको खुद पे अगर आपको इतना ट्रस्ट है कि मैं कर लूंगा, तो आप चलिए ना आगे। बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। थोड़ा स्ट्रगल होगा, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट हसलिंग। हसल रोज है, चैलेंजेस आते हैं जाते हैं, सैलरी मिलती है जॉब में, दैट इज फाइन। बट कितने लोग फिर सेटिस्फाइड भी है जॉब से? बट अगर ऐसे लोग हैं जो जॉब स्विच करके एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, तो आई थिंक वैसे भी कॉर्पोरेट में काम करके उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अगर सब लोग जॉब करेंगे तो ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा? हाँ राइट। मतलब अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी भी, हमें इंडियन इकोनॉमी की भी हम बात करें, अगर बढ़ाना है तो आई थिंक स्टार्टअप्स अब काफ़ी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रखेंगे। और भोपाल से आए काफ़ी सारे स्टार्टअप आप इन फ्यूचर देखोगे जो यूनिकॉर्न्स भी बनेंगे, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली। मतलब बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं रैप अप करना चाहूंगा जी। फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के लिए आपको अगर एक लाइन में उन्हें कुछ एडवाइस देना है कि आप ये जरूर ध्यान देना या ये गलती मत करना, तो वो क्या रहेगा? मेरा तो एडवाइस देने के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी मैं उतना सक्सेसफुल हूँ। मैं अपने लर्निंग्स बताऊंगा, एडवाइस तो नहीं दूंगा। मेरी लर्निंग्स यही है कि पेशेंस एंड परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ अगर पकड़ते हैं तो उसको छोड़िए मत। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग मोटिवेट भी करेंगे। आप अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रख के या सर्विस पे ट्रस्ट रख के आगे चलते जाइए, और जिस हिसाब से आपको कस्टमर गाइड कर रहा है आप उनकी सुनिए। बस मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज द जर्नी कैन बी स्मूथ, चैलेंजेस आते जाते, बट आप अपने चीज़ पे बिल्कुल अडिग रहिए। तो कस्टमर्स के लिए परसिस्टेंस और परसिवरेंस इज द मूल्य एंटरप्रेन्योर्स, और कस्टमर को ध्यान दो, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर इज द किंग, डेफिनेटली। ये तो मार्केट की सुनना आपको जरूरी है, वरना आप पीछे रह जाओगे। सो थैंक यू सो मच श्रेयस फॉर कमिंग टू